हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। एक्चुअली गाइस, मुझे आपको बताना है, मैं लगभग एक हफ्ते से मैंने कोई वन शॉट शेयर नहीं किया वांगशियन में। वो इसलिए क्योंकि मैं सच में बहुत बिजी थी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, 7 तारीख को मेरा एग्ज़ाम था, जिसके चलते मैं 3 दिन तक लगातार ट्रैवल कर रही थी। मैं 8 तारीख को घर पर वापस आई थी और मेरे पास जो मटेरियल पहले से अवेलेबल था मैंने उसी को पहले से अपलोड करके रखा था और वही पब्लिक होता हुआ जा रहा था। और अब जगह मैं थोड़ा शांति मिल पाई है मुझे, क्योंकि हमारे माता रानी का जो दशहरा होता है उस दिन उन्हें सिराने के लिए ले जाया जाता है। इसके बाद काम ज़्यादा नहीं होता है, वरना झांकी लगने की वजह से बहुत ज़्यादा शोर भी था, डीजे भी बज रहे थे और मन भी नहीं लगता फिर ऐसे में कि हम बैठ के यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे हो, बाकी सब लोग जाके बाहर माता रानी के बैठ करके भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं, सीन वगैरह लग रहे हैं तो वो देख रहे हैं। वो चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, तो मैं भी चली जाया करती थी। इस चक्कर में देर रात तक जागना हो जाता था, एक तरीके से जगराता हो जाता था, तो दिन में भी टाइम नहीं मिलता था। फाइनली अभी मैं फ्री हूँ, तो कल संडे के दिन आपका वन शॉट ज़रूर आएगा। एंड मैंने डिसाइड किया है कि मैं हफ्ते में एक वन शॉट शियानवांग लाया करूँगी और एक वन शॉट वांगशियन लाया करूँगी। शियानवांग मेरा शियानवांग चैनल जो है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उस चैनल पर, और वांगशियन इसी चैनल पर। चलो तो फिर बिना देरी के आज के इस पार्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। हम पहला सीन देखते हैं। एक गार्डन है, बहुत ही सुंदर गार्डन, जिसमें कई तरीके के फ्लावर्स लगे हुए हैं। वो गार्डन उस फ्लावर की खुशबू से भरा हुआ है। वो जगह बहुत खूबसूरत है। पास ही में झरना बह रहा है, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जगह हम लोगों की जानी पहचानी है। इस जगह को हम लोगों ने पहले भी देखा है। ये जगह वही कॉटेज है जहाँ पर वांग जी अक्सर अपने मन की शांति के लिए आया करता था। इस कॉटेज की शांति अभी भी बरकरार है। वांग जी बहुत ही एकदम ऐसे बैठा था जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। वांग जी वहीं उन फ्लावर्स के बीच में एक जगह पर बैठा हुआ था और अपने सामने किसी इंसान को देख रहा था। वो इंसान जो उस झरने में डुबकी लगाया जा रहा है और कुछ लोगों के साथ में वो एक बॉल के साथ खेल रहा है। वहाँ पर 3 लोग हैं जो आपस में उस बॉल से खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, हंस रहे हैं। और विंग जो बार बार वांग जी को बुला रहा है। वांग जी जिसने कहा, नहीं विंग, मुझे खेलना नहीं है, तुम खेलो। विंग जो उसके पास आता है और कहता है, क्या हुआ लंजा, तुम क्यों नहीं खेलना चाहते? लंजा जिसने कहा, मेरी इच्छा ही नहीं है, मुझे मन ही नहीं है, मैं नहीं खेलना चाहता। तभी इसके बाद हम देखते हैं कि ये सारी जो पिक्चर है वो धुंधली हो जाती है। सब कुछ जैसे मिट सा गया था, कुछ भी नहीं दिख रहा था अंधेरे के सिवाय। तभी हम देखते हैं एक छोटे सा बच्चा जो कि एक स्कूल की यूनिफॉर्म में है और सड़क के किनारे बैठ करके रो रहा है, जिसके गले में एक हल्का सा थर्मस है। वो बच्चा बुरी तरीके से रो रहा है। ऐसा लगता है कि वो अपने परिवार से बिछड़ गया है और यहाँ अकेला खो गया है। वहाँ पर एक और बच्चा जाता है, जो बच्चा लगभग उस बच्चे से तो काफ़ी बड़ा था। ऐसा कह सकते हैं ये जो बच्चा है, वो जो सड़क के किनारे पर बैठकर रो रहा है, इसकी उम्र 6 साल है। और ये जो बच्चा है जो उसके पास गया है, इसकी उम्र 16 साल है। ये 16 साल का लड़का उस बच्चे के पास जाके बोलता है, ए लड़के, क्या हुआ तुम्हें? वो बच्चा रोते हुए बोलता है, हाँ गग्गा, मैं खो गया हूँ, क्या आप मुझे घर पर पहुँचा दोगे? मैं खो गया हूँ, मुझे डर लग रहा है, कहीं कोई मुझे पकड़ के न ले जाए और कोई मुझे बेच ना दे गंदे इंसान के पास, फिर मैं क्या करूँगा? ऐसा बोलकर वो बच्चा बुरी तरह से रोने लगता है। ये 16 साल का लड़का उसके पास जाता है और वो उससे पूछता है, अरे रो मत, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कहाँ जाना है ये बताओ। ये आवाज़ सुनकर वो बच्चा और डर जाता है और बुरी तरह से रोने लगता है। 16 साल का लड़का जो अब उसे गले लगाता है बोलता है, रो मत, आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो जाएगी, वो लोग समझेंगे मैं तुम्हें अगवा करके ले जा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, मुझे बताओ तुम्हें कहाँ जाना है। अब वो लड़का थोड़ा सा शांत होता है। वो बच्चा शांत होते हुए बोलता है, मुझे पकड़ के बेचोगे नहीं ना? मेरे गगा कहते हैं मैं बहुत शरारत करता हूँ और एक दिन मुझे कोई मेरी शरारतों की वजह से पकड़ के ले जाएगा।
वो लड़का इस बात पर हल्का सा मुस्कुराता है और उसे खुद भी हैरानी होती है कि वो कैसे मुस्कुरा रहा है, लेकिन खैर अभी उसका ध्यान इस बच्चे पर था। वो 16 साल का लड़का इस बच्चे से कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे ब्रदर तुम्हें डराने के लिए ऐसा बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम बताओ तुम्हें कहाँ जाना है? मैं तुम्हारा बैच देखूं? मुझे पता चल जाएगा तुम्हारे आईडी कार्ड से कि तुम किस स्कूल से हो। मैं तुम्हें स्कूल में वापस छोड़ाऊंगा, स्कूल वाले तुम्हें तुम्हारे घर भेज देंगे, ठीक है? वो लड़का बोलता है, पर आप मुझे बेचने नहीं ले जाओगे ना? गगा कहते हैं किसी अनजान व्यक्ति के साथ नहीं जाना चाहिए, अगर मैं गया तो वो मुझे पका कर खा जाएगा। मुझे डर लगता है, कोई मुझे पका के खा जाएगा तो? अगर तुम एक एनिमल हुए तो? हाँ, मुझे अजीत सर ने पढ़ाया था मेरी क्लास में, उन्होंने कहा था पुराने टाइम के लोग कैनिबल थे और वो इंसानों को खा जाते थे। अगर तुम एक कैनिबल हुए और मुझे खा गए तो? वो 16 साल का लड़का इस बात पर हंस पड़ता है और कहता है, ऐसा नहीं होता है, आज के टाइम पर सब लोग इंसानी खाना खाते हैं, और अगर किसी को मीट खाना ही होगा तो वो ह्यूमन मीट क्यों खाएगा? वो खाएगा तो सी मीट खाएगा, रॉ मीट खाएगा, पर तुम्हारा मीट नहीं खाएगा। और वैसे भी तुम्हें है ही कितनी सी जान, इतने दुबले पतले से स्किनी से तो लड़के हो, तुम्हें खाकर मेरा पेट भी नहीं भरेगा। विंग तुरंत खड़ा हो जाता है, बोलता है, हाँ तुमने विंग की इंसल्ट की है, तुम वी की इंसल्ट कैसे कर सकते हो? वी की कोई इंसल्ट नहीं करता है। वो 16 साल का लड़का बोलता है, वी तो तुम्हारा नाम वी है। वो 16 साल का बच्चा अपने मुंह पर हाथ रखता है, फिर अपना सर नाम मिलाता है, फिर धीरे से कहता है, किसी को बताना मत, गगा ने कहा था अनजान व्यक्ति को अपना नाम नहीं बताना चाहिए। वांग जी इस बात पर हंस आता है, वो कहता है, ठीक है मैं समझ गया, अनजान व्यक्ति को अपना नाम नहीं बताते हैं, पर क्या होगा अगर मैं मेरा नाम तुम्हें बता दूं तो हम दोनों इक्वल हो जाएंगे, फिर तो कोई अंतर नहीं आएगा ना? विंग थोड़ी देर सोचता है और कहता है, ठीक है बताओ। मेरा नाम एंजल है, एंजल गगा, तुम मुझे ये बुला सकते हो। विंग एकदम चमकीली आंखों के साथ बोलता है, एंजल? क्या आप एक एंजल हो? क्या आप गॉड हो? हाँ, गगा ने कभी नहीं बताया कि एंजल भी होते हैं। चीचे बोलती है, एंजल बहुत अच्छे होते हैं, वो छोटे बच्चों की मदद करते हैं, उनसे प्यार करते हैं और उन्हें चॉकलेट भी दिलाते हैं। लंजा जो इस बात को सुनता है और हंसने लगता है। फिर एंजल गगा मतलब वांग जी विंग को उठाता है अपने गोद में और बोलता है, ठीक है तो तुम्हारे एंजल गगा तुम्हें चॉकलेट दिलाएंगे और फिर तुम्हें घर पहुंचाएंगे, ठीक है? विंग अपना सर हाँ में हिलाता है। विंग अब रो नहीं रहा था, बल्कि हंसकर खिलखिला करके अपने एंजल गगा से बातें कर रहा था। बातें करते करते उसे वांग जी एक शॉप पर ले जाता है, वहाँ से उसे चॉकलेट दिलाता है और विंग के सर पर हाथ फेरता है, और तब उसकी नज़र विंग के लिप्स के नीचे वो छोटे से मोल पर जाती है, और जाने अनजाने में वांग जी अपने एक फिंगर को उस लिप के एक कॉर्नर पर फिरा देता है और विंग उसे देखता रहता है। विंग जिसने कहा, क्या हुआ एंजल गगा, क्या विंग के फेस पे कुछ लगा है? तभी वांग जी बोलता है, नहीं कुछ नहीं लगा है, वो तो बस मैं ऐसे ही, खैर तुम बहुत प्यारे हो। विंग ऐसा सुनता है ना तो वो ब्लश करता है, बोलता है, चीचे मुझसे कहती है कि मैं बहुत प्यारा हूँ, पर गगा कहते हैं मैं बहुत बदमाश हूँ, बहुत बेकार हूँ, बहुत बुरा दिखता हूँ, इसलिए मुझे गुस्सा आती है अपनी गगा के ऊपर। मेरा गगा बहुत बुला है, तुमको पता है मेरा गगा कितना बुला है? वो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते, मुझे दूर भागते, हम लोग साथ में घूमने भी नहीं जाते। और मेरी चीज़ें बहुत अच्छी इंसान है, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से प्यार किया, और पता है उन्होंने आज मेरे लिए राइस बोल बनाए थे मेरे लंच में, और मैंने उसको अकेला खाया, किसी के साथ नहीं बांटा। वांग जी इस बच्चे की प्यारी प्यारी बातें सुनता है और सुनता है कि ये बच्चा शिकायतों का पिटारा है, अपने भाई के बारे में कितनी ज़्यादा शिकायतें इसके मन में भरी पड़ी हैं। खैर वांग जी हंसते हंसते विंग को उसके आईडी कार्ड से उसका एड्रेस देखता है स्कूल का, और उसे वहाँ छोड़ देता है, और उस स्कूल वालों को बोलता है कि वो लोग कितना लापरवाह है, एक बच्चा स्कूल से इतनी दूर अकेला पहुँच गया, उन्हें इस बात का ख्याल भी नहीं रहा। उस दिन वांग जी ने उन्हें डांट भी लगाई थी। खैर अब हम देखते हैं एक सीन, यहाँ से हम देखते हैं मतलब एक इंसान जो धीरे धीरे से अपनी आंखें खोल रहा है, उसके आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ है, धीरे धीरे
वो अपनी आंखें खोलता है और उसकी आंखों के सामने बहुत ज़्यादा रोशनी होने की वजह से वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने फेस को भी मोड़ लेता है। लेकिन जब वो कुछ टाइम बाद धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है तो वो उस कमरे को देख पाता है। ये वांग जी था जो अपनी आंखें खोलता है और आसपास देखता है। जब वांग जी अपने गले को हिलाने की कोशिश करता है तो उसे दर्द होता है और उस दर्द में उसके मुंह से बहुत धीमी कराहने की आवाज़ निकलती है। उस आवाज़ को कोई सुन भी नहीं सकता, ऐसी आवाज़ थी वो, बहुत ही धीमी, लेकिन किसी ने तो सुन ली थी। वो इंसान भागकर वांग जी के पास आता है, उसके हाथों पकड़ता है, बोलता है, लंजा तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या दर्द हो रहा है? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? तुम्हें प्यास लगी है? तुम्हें भूख लगी है? तुम कैसे महसूस कर रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल भी तुम्हें दर्द तो नहीं लग रहा है ना? तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? मुझे माफ़ कर दो, सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हें रोक देना चाहिए था। आशिक को पहले ही मुझे धक्का दे देना चाहिए था। ये सब मेरी ही गलती है। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसा बोलकर विंग रोने लगा था। तभी वहाँ पर जो जियांग चेंग था और सचिन था, वो दोनों भी वहीं कमरे में थे। तो वो भी विंग के पास आते हैं। सचिन गा जो विंग को हक करते हैं, बोलते हैं, विंग तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं हुआ है वांग जी को। वांग जी तुम ठीक हो ना? वांग जी अपनी पल के एक बार अश्योरेंस में हिला देता है। वांग जी अपना हाथ भी बढ़ाता है विंग की तरफ। वांग जी के गले में चोट लगी, हाथ में थोड़ी लगी है। वांग जी अपना हाथ बढ़ाता है और विंग के आंसू को पोंछ देता है। विंग वांग जी के हाथ को पकड़ के अपनी चीक्स पर रखता है, बोलता है, लंजा तुम ठीक तो हो ना? वांग जी विंग को गौर से देखता है, अब बहुत गौर से। वांग जी ने कई बार विंग के लिप्स के नीचे वो छोटा सा मौल देखा है, कई बार देखा है, लेकिन कभी उसे ये तो एहसास ही नहीं हुआ क्या विंग वो छोटा सा बच्चा हो सकता है जिसका नाम वी था। और विंग का नाम भी तो विंग है ना, हो सकता है। वांग जी को उस बच्चे का आईडी कार्ड पर नाम जो था वो तो सही से याद नहीं है और ना ही उस स्कूल का एड्रेस उसे सही से याद है, पर हाँ उसे वो बच्चा कभी याद ही नहीं आया था, लेकिन अभी नींद से उठने के बाद उसे सब कुछ याद आया है। बचपन की एक छोटी सी मेमोरी उसे याद आई है। वांग जी बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन बेचारा बोल ही नहीं पा रहा था। खैर उसकी बचपन की एक बहुत ही प्रीसियस सी क्यूट सी मेमोरी उसके माइंड में जम करके आई है, लेकिन वो अपने मुंह से बोल नहीं सकता। कितना सैड मोमेंट है वांग जी के लिए। वांग जी इसी बात से सैड हो रहा था और विंग इस बात से कि उसने ऑलमोस्ट वांग जी को खो दिया था। जियांग चेंग जो वांग जी के सामने 90 डिग्री बो करता है, वांग जी देख पा रहा है लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा है। इस बात से तो उसे खुशी हो रही है, एक बार के लिए तो सही, पर जियांग चेंग को उसने अपने सामने पूरी तरीके से झुका दिया है। वांग जी यही सोच करके एक स्मिक करता है। जियांग चेंग उस स्मिक को देखता है और तब जाके उसे रिलीफ महसूस होता है कि वांग जी को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, वरना वो ऐसा नहीं करता। खैर वांग जी के सामने वो बो करता है और फिर कहता है, मुझे माफ़ कर दो, गलती मेरी है, मुझे इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए था, तुम्हारी जान जा सकती थी। आई होप तुम मुझे माफ़ कर पाओगे। तभी जो दोनों ब्रदर्स वहाँ खड़े हुए थे, मतलब लान सचिन और विंग, दोनों उसके ऊपर घूर कर देखते हैं। विंग पहली बार अपने भाई की तरफ देखता है, एकदम आंखों में आंखें डालकर बोलता है, आप सही से माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा अगर आप लंजा से अच्छे से माफ़ी नहीं मांगेंगे। वैसे तो मुझे आपको मारना चाहिए था, पर मैं नहीं कर सकता, केवल आपसे माफ़ी मंगवा सकता हूँ। तभी सचिन बोलता है, जियांग चेंग सही से माफ़ी मांगो वांग जी से, तुमने उसके साथ क्या किया है तुम्हें समझ भी आ रहा है? तुम उसकी जान ले सकते थे। जियांग चेंग अभी और ज़्यादा गिल्ट में गिर जाता है। ये दोनों लोग उसे और ज़्यादा गिल्टी फील करा रहे हैं, बुरा लग रहा है उसे पहले से ही, और ज़्यादा बुरा लग रहा है अब। जियांग चेंग अपने घुटनों के बल गिर जाता है। उसके घुटनों में दर्द भी हुआ होगा क्योंकि उस फ्लोर पर आवाज़ भी आई थी, उस कमरे में आवाज़ गूंजी थी जियांग चेंग जब अपने घुटनों के बल ज़मीन पर गिरा था तब। लेकिन इस बात की परवाह उन दो लोगों को नहीं थी, लेकिन वांग जी को तो थी। वांग जी अपनी कंसर्न भरी आंखों से दोनों की तरफ देखता है, जियांग चेंग की तरफ एक बार और फिर एक बार विंग और सचिन की तरफ, जो दोनों ही उसे नहीं देख रहे थे, जियांग चेंग को देख रहे थे, वो भी गुस्से में घूर कर। जियांग चेंग अपने सर को झुकाता है, अपने सर को फ्लोर पर रखता है, जैसे हम किसी गॉड के सामने झुक कर एकदम अपने घुटनों के बल बैठ करके उनके सामने हम वो करते हैं, उस तरीके से जियांग चेंग करता है। बोलता है, मुझे माफ़ कर दो वांग जी, मैं तुमसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। मैं नहीं जानता, अगर विंग मुझे धोखा नहीं देता तो पता नहीं मैं क्या कर देता और ज़िंदगी भर के लिए इस गिल्ट में रह जाता, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी जान चली जाती। मैं इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता। वांग जी तुम मुझे माफ़ कर पाओगे ना? वांग जी जो अपनी पल के एक बार झपका देता है। दोनों लोग उसे देख रहे थे, विंग और सचिन। जब विंग ये देखता है तो वो वांग जी का हाथ पकड़ता है, बोलता है, संजा तुम कितने अच्छे हो, तुमने इतने जल्दी मेरे भाई को माफ़ कर दिया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें उसे सज़ा देनी चाहिए। वांग जी फिर से अपने पल की झपकाता है। विंग बोलता है,
तुम मुझसे सज़ा दोगे ना? वांग जी फिर अपनी पलकें झपकाता है तो विंग कहता है बिल्कुल सही, तुम मुझे सज़ा ज़रूर देना, मेरे काका को सज़ा मिलनी चाहिए, उन्होंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, मुझे बहुत बुरा लगा। सिचेन जो अब अपने भाई की तरफ देखते हैं और वो जियांग चेंग को वहाँ से उठा करके ले जाते हैं। जियांग चेंग जाना नहीं चाहता था लेकिन उसे वो ज़बरदस्ती उठा के ले जाते हैं, बिल्कुल एक तरीके से अपनी गोद में ही उठा लेते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। अब यहाँ से हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, लगभग शाम का। तब नर्स आती हैं, वांग जी की पट्टियों को चेंज वगैरह करती हैं और उसको जो बॉर्डर्स वगैरह लग रही थी वो कंप्लीट हो गई थी तो उन्हें हटा दिया गया था। अब रूम में कुछ नहीं था। विंग जो वांग जी के पास बैठा हुआ था और कुछ खा रहा था, उसके हाथ में एक एप्पल का प्लेट था जिसमें से वो फ्रूट्स निकाल निकाल के खा रहा था। विंग जिसने एक फ्रूट को अपने माउथ के अंदर लिया, उसे च्यू करते हुए कहा, मैं बताया लिंजन, तुमने ये नहीं खा सकते, डॉक्टर ने कहा है अगर तुम कुछ हार्ड फूड खाओगे ना तो तुम्हें निगलने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए ना हम तुम्हें लिक्विड फूड देने वाले हैं। ऐसा लगता है तुम लिक्विड डाइट पर रहोगे, पर डोंट वरी, हाँ मैं जूस बना के लाया करूँगा और तुम्हारे लिए मिल्क लेके आएंगे हम लोग, और जितना भी लिक्विड फूड हो सकता है ना वो लेके आएंगे, ठीक है। लंजा अपना सर हाँ में हिला देता है। इसके बाद विंग उसकी तरफ देखता है, बोलता है वैसे एक बात बताओ। वांग जी क्यूरियसिटी के साथ में विंग को देख रहा था कि विंग क्या पूछेगा। विंग कुछ ऐसा पूछता है जिसके बाद वांग जी का मन कर रहा था वो यहाँ से भाग जाए। विंग पूछता है वैसे एक बात बताओ, क्या तुम मुझसे पहले भी किसी और के साथ इंटीमेट हुए हो? बेचारा वांग जी जिसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी कि क्या बोल रहा है, ऐसा नहीं है। वांग जी अपना सर धीरे से ना में हिला देता है। विंग कहता है झूठ, सब है झूठ, अगर ऐसा है तो तुम इतने अच्छे एक्सपीरियंस्ड क्यों हो किसिंग में, तुम इतना अच्छा किस कर लेते हो, पक्का तुम किसी के साथ में पहले रह चुके हो और तुम्हें तो बहुत कुछ पता है जो मुझे भी नहीं पता है। दो मैंस के बीच में कैसे क्या होता है तुम्हें सब पता है, कहाँ से किसी को फिंगर टीजिंग की जाती है, किसी को कहाँ से प्लेजर महसूस कराते हैं और क्या कहते हैं उसे ब्लोजॉब कैसे देते हैं और किसी मेल को कैसे सेटिस्फाई करते हैं, तुम्हें सब कुछ पता है, कैसे उसे अपने प्लेजर के हाई पिक पर पहुँचाते हैं। तुम्हें कैसे पता है बताओ, तुम किसी मेल के साथ पहले भी रिलेशनशिप में रह चुके हो ना। बेचारा वांग जी जिसके पसीने छूट रहे थे, ये क्या बोल रहा है। वांग जी बेचारा अपने आप को कन्फर्ट भी नहीं कर पा रहा है ये बोलकर कि नहीं ऐसा नहीं है। वांग जी बोल ही नहीं सकता, सिर्फ अपना सर हिला सकता है। वांग जी बार बार धीरे धीरे से अपना सर हिला रहा था, उसके गले में दर्द भी हो रहा था, लेकिन वो क्या करे, विंग को तो ऐसा करना ही था, मतलब उसे तो ऐसा करना ही पड़ेगा। विंग जो ऐसा कुछ बोल रहा है, वांग जी काफ़ी देर तक ऐसा करता है, लेकिन विंग जो बकवास बंद ही नहीं करता है। विंग बोलता है तुम फिर झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने पहले किसी को डेट ना किया हो। देखो तुमने अगर किया है तो मुझे साफ साफ बता दो, मैं गुस्सा नहीं करूँगा, लेकिन अगर मुझे बाद में पता चला तो मैं तुम्हारी सच में पिटाई करूँगा। वांग जी अभी भी अपना सर हाँ में हिला रहा था, तभी गेट पर नॉक होता है। वांग जी जो एक गहरी सांस छोड़ता है कि जो भी आया है ना उसे वांग जी बाद में थैंक यू ज़रूर बोलेगा, विंग की बकवास बातों से उसे बचाने के लिए। वहाँ पर सिचेन आए थे, सिचेन जो अपने हाथ में कुछ खाना लेकर आए थे। उन्होंने विंग की तरफ देखकर कहा विंग तुम कब तक बस एप्पल से काम चलाओगे, कुछ खा लो। वांग जी मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लेकर आया हूँ। वांग जी की तरफ वो बढ़ते हैं और उसके हाथ में जो ड्रिंक था वो वांग जी की तरफ बढ़ाते हैं। स्ट्रॉ के ज़रिए वांग जी उसे पी रहा था, बहुत ही मुश्किल से वो उसे निकल पा रहा था, उसके गले में दर्द हो रहा था। दूसरा विंग जो मज़े से अपना खाना खाता है। वांग जी को ऐसा लग रहा था विंग को एक पल देख कर कि विंग को उसकी कोई चिंता ही नहीं है। इसके बाद कुछ दिन तक का हम सीन देखते हैं। वांग जी हॉस्पिटलाइज्ड ही था, जहाँ पर विंग उसके साथ 24 घंटे था। वहीं पर रहना, खाना पीना, बाथ लेना, उसी रूम में एक एरिया था बाथरूम का जहाँ पर विंग बाथ लेता था। और वांग जी जब बाथरूम जाता था तो बस विंग उसे घूर कर देखता रहता था और कुछ नहीं। इन पूरे 15 दिन में वांग जी ने विंग का टॉर्चर झेला है। उसे पता ही नहीं था कि विंग अगर उसके साथ 24 घंटे रहेगा तो वो इतनी बकवास भी करेगा, क्योंकि होता है ना आप जब किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो तो आप उससे कब मिलते हो, जब आपको टाइम मिलता है, जब सामने वाले इंसान को टाइम मिलता है तो आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हो कि हम इस टाइम को बेस्ट तरीक़ा से स्पेंड करेंगे, एक दूसरे के साथ में मेमोरीज़ बनाएंगे, अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। पर जब आप किसी के साथ में 24 घंटे रहते हो तो उसका जो वर्स्ट टाइम होता है, उसके मूड स्विंग्स होते हैं और उसका चाइल्डिश बिहेवियर होता है कभी कभी, और उसकी जो भी हरकतें होती हैं, बेवकूफ़ों वाली बातें होती हैं, लो लेवल की चीज़ जो वो करते हैं वो भी हमें पता चल जाती हैं अगर हम उनके साथ में 24 घंटे रहें तो।
और विंग जो कि पूरे तरीके से ओपन बुक की तरह है, जो उसके दिल में है वो वही करता है। ऐसा नहीं है कि उसे बनावट में रहना है, पर हाँ, जब वो वांग जी से कुछ टाइम के लिए मिलता था तब वो अपना बेस्ट देने की कोशिश ज़रूर करता था। और अभी तो वो 24 घंटे यहाँ है, तो उसकी बेस्ट देने वाली जो आदत थी वो छूट गई थी। तो वो जो भी अपने मन में आता था वो तुरंत वांग जी से जाके बोल देता था। इसी वजह से वांग जी को ये टॉर्चर लग रहा था। खैर, अभी 15 दिन के बाद वो लोग घर जाने वाले हैं। वांग जी को काफ़ी अच्छा भी लगा है हॉस्पिटल में। विंग के साथ उसने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है। हाँ, उस टाइम को छोड़कर जब विंग बहुत वियर्ड सवाल पूछता था, जिसके जवाब वो खुद के हिसाब से ही लगा लिया करता था और वांग जी से नाराज़ होकर बैठ जाता था, जिसके बदले में वांग जी बिना बोले विंग को मनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। कभी उससे चैट करके बातें करना और कभी कभी लिख करके उसे वॉइस ओवर सुनाना। होता है ना, हम लिख देते हैं तो हमारा एआई फंक्शन बोलता है, वैसा। और भी काफ़ी कुछ उसने किया विंग को बनाने के लिए। इसके अलावा वांग जी से मिलने के लिए वहाँ पर यानली भी आई थी। यानली जो काफ़ी हद तक अब ठीक थी, तो वो उससे मिलने आने लगी थी। 2-3 बार वो उससे मिलने आई थी। जिशुआन उससे काफ़ी बार मिलने आया। मोशेन्यू भी आया मिलने और जिनलिंग भी उससे मिलने आया, क्योंकि ऑफ कोर्स वो फैमिली है। सब लोग उससे मिलने के लिए ज़रूर आए थे और सोंगलन तो वहीं बैठा हुआ था। ऐसा था कि सोंगलन इकलौता ऐसा इंसान था जिसने वांग जी की मदद की थी विंग को उससे दूर रखने में और विंग के बातों वाले टॉर्चर से उसे बचाने में। वांग जी अब डिस्चार्ज हो चुका था, तो उसे घर जाना है। घर जाते समय विंग जो कार में बैठा था और कार में बैठे बैठे ही वो सो गया था। जब वो लोग घर पहुंच गए थे तो वांग जी विंग को अपनी गोद में उठाता है। वो सभी लोग लान हाउस आए थे। कार में सोंगलन था, वांग जी, विंग, जियांग चेंग और लान सिचन, ये सभी लोग थे। और आसपास 2-2 कार और चल रहे थे जिनमें काफ़ी सारे बॉडीगार्ड्स थे, क्योंकि वो अपनी सिक्योरिटी के साथ में कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। सब लोग जब घर आ गए तब वांग जी विंग को गोद में उठाता है कार से और उसे अपने रूम में ले जाकर के सुला देता है। लान चेरन को भी सब कुछ पता था। वो वांग जी से मिलने के लिए गया था, पर वो वांग जी से ज़्यादा बातें नहीं कर पाया। विंग जिससे उसने काफ़ी सारी बातें की, लेकिन वांग जी से वो ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाया। लेकिन हाँ, उसने काफ़ी कुछ बातें की वांग जी से भी। और ये सब हुआ था क्योंकि विंग ने वांग जी को पनिशमेंट दी थी पिछली बार 1 हफ्ते तक अपने शुशु के साथ रहने की। इसके बाद ही तो उनका रिलेशनशिप थोड़ा थोड़ा सुधरा था और तब से अंकल वांग जी को समझने की कोशिश कर रहे थे और अभी वो काफ़ी हद तक वांग जी को अपना चुके थे। ऐसा था कि उन्हें सच्चाई पहले से पता थी, जो कुछ था उन्हें पहले से पता था कि वांग जी एक प्रॉपर लान नहीं है, लेकिन हाँ, वो एक लान है। तो अंकल चिरैन उससे नफरत नहीं करते थे और ना ही ऐसा था कि वो उससे प्यार नहीं करते थे, क्योंकि इसमें उन्हें पता था कि इसमें वांग जी की कोई भी गलती नहीं है, जो कुछ भी हुआ उसमें। खैर, अभी अंकल चिरन जो वांग जी को अपने पास बिठाते हैं और पहली बार वांग जी को ऐसा लगता है कि वो अपने फादर के एम्ब्रेंस में है, क्योंकि अंकल चिरन जो उसे हक करते हैं और उसके माथे पर हाथ फेरते हैं। सिर पर हाथ फेरने के बाद वांग जी जिसके इमोशंस वो कंट्रोल नहीं कर पाया और उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये उसके साथ पहली बार हुआ है। वांग जी की आंखें भर आई थी और उसकी आंखों से आंसू निकल भी गए थे। आजकल पता नहीं उसे क्या हो गया है, हर पल वो रोता ही रहता है, ऐसा वांग जी को महसूस हुआ। लेकिन उसे ये भी महसूस हुआ कि अब वो फीलिंग्स समझने लगा है। उसे हैप्पी, सैड, एंग्री हर एक इमोशन फील होता है, जो इमोशंस उसे कभी फील नहीं होते थे। जिन इमोशंस को वांग जी कमज़ोरी मानता था, वो असल में उसकी ताकत है। वांग जी को ये रियलाइज़ हो चुका है। इसलिए वांग जी अपने अंकल को हग करता है और उनसे कहता है लेकिन वो लोग एक दूसरे से ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बस हक करके बैठे रहते हैं। दूसरा लान सिचन और जियांग चेंग दोनों ही चले गए थे अपने रूम में आराम करने के लिए। अब हम देखते हैं शाम का सीन। शाम के टाइम पर वांग जी जो अब खाना खा रहा था, वो अब काफ़ी हद तक कुछ बोल सकता है। उसके गले में चोट की वजह से उसे थोड़ा थोड़ा पेन होता है, लेकिन हाँ, पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर है, तो वो बोल सकता है। विंग जो उसके पास बैठा था और अपने पैरों को नीचे की तरफ हिला रहा था, वांग जी से कुछ मस्ती सूझती है, तो वो विंग के राइट हैंड को पकड़ लेता है। विंग जिस हाथ से अपना खाना खाता है, उसी हाथ को वांग जी ने पकड़ लिया था। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है घूर कर, लेकिन वांग जी पर इस बात का कोई असर ही नहीं होता है। वो तो मस्त बैठकर अपना डिनर एंजॉय कर रहा था। विंग ने सच में उसे 15 दिन बहुत परेशान किया है। कभी कभी तो वांग जी को लगता था कि विंग जानबूझकर ये कर रहा है, इसलिए वांग जी अब अपना थोड़ा सा चाहता है कि वो मस्ती करे विंग के साथ में। इसलिए वांग जी विंग का हाथ नहीं छोड़ता है। विंग जो अब अंकल की तरफ देखता है, वो बोलता है, शुशु
तभी वांग जी भी विंग की तरफ देखता है, लेकिन अभी भी वांग जी की पकड़ विंग के हाथ पर टाइट थी। विंग अपना हाथ ऊपर उठाता है, जिसके चलते वांग जी का हाथ भी उसके साथ में ऊपर उठता है और सब लोग देखते हैं कि वांग जी ने कितने टाइटली विंग का हाथ पकड़ा हुआ है। तो विंग बोलता है, ये मुझे खाना नहीं खाने दे रहा है, मेरा हाथ कितने टाइटली पकड़ा हुआ है। बेचारा विंग जो ये बोलता है, मतलब बेचारा वांग जी जो इतनी बुरी तरह से हैरान था कि अपने आप उसकी पकड़ वांग जी के विंग के हाथ पे से छूट जाती है। विंग अपना कलाई रब करते हुए बोलता है, कितनी जोर से चोटा मुझे, हाँ कितनी जोर से मारा, देखो 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 सब लोग देखो, मेरे हाथ पे कितनी जोर से चोट लगी है, तुम कितने बुरे हो, मुझे तुमसे शादी ही नहीं करनी है। वांग जी भी सुनता है तो वो कहता है, हाँ इसमें शादी कहाँ से बीच में आई, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है विंग, और कुछ भी नहीं। तुमने मुझे 15 दिन बहुत परेशान किया है, मैं बस थोड़ी सी मस्ती कर रहा था तुम्हारे साथ। विंग कहता है, परेशान किया है मतलब मैं तुम्हारे साथ रुका, इसका मतलब तुम्हें वो परेशानी लगी, तुम कितने बुरे हो। मैं तुम्हारे साथ पूरे 15 दिन रात एक करके वहाँ रुका, तुम्हें इंटरटेन करने के लिए कितने सारे मैंने बातें की तुमसे, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें परेशान किया मैंने। जाओ, बात ही नहीं करनी मुझे। जियांग चेंग जो विंग को देख रहा था, तो जियांग चेंग जिसने कहा, विंग जो तुरंत अपनी चेयर पर बैठ के उसने कहा, अब क्या मैं खुद से गुस्सा भी नहीं कर सकता। तभी जियांग चेंग बोलता है, अपनी नौटंकी बंद करो और चुपचाप से डिनर करो। विंग जो अब अपना मुंह बंद कर लेता है और चुपचाप से अपना खाना खाने लगता है। वांग जी को बुरा लगा तो वांग जी इसने कहा, जियांग चेंग उसे मत डांटो, उसका हक है मुझ पर गुस्सा करने का, और वैसे भी हरकत ही मैंने ऐसी की है, उसका गुस्सा होना लाजमी है, मुझे माफ़ कर दो विंग। विंग जो अब अपनी बत्ती से दिखाता है, जिसके चलते वांग जी फिर से शौक में चला जाता है। उसने कहा, क्या कर रहे हो ये? विंग कहता है, तुम कितने अच्छे हो ना, मैं तो टेस्ट कर रहा था कि तुम कितने अच्छे हो मेरे साथ, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, मैं तो मजाक कर रहा था। बेचारे लान चिरन जो बस हंस रहे थे, उन्हें पता है विंग ऐसी हरकतें करता रहता है, उन्होंने सिचेन से कई बार सुना है, और जब भी विंग उनके घर आता था ना तो वो ऐसी हरकतें करता था, उन्हें पता है, तो उन्हें आदत हो चुकी है इन सब चीज़ों की। खैर वांग जी, लेकिन जिसे ये नहीं पता था, क्योंकि वो विंग के साथ कभी इतना ज़्यादा क्लोज रहा नहीं ना, वो दोनों एक तरीके से बनावटी रिश्ते में एक तरीके से थे। होता है ना, शुरुआती रिलेशनशिप में हम सच्चाई नहीं जानते सामने वाले की, तो वांग जी को वो जानने को मिल रहा था कि विंग असल में किस तरीके का इंसान है, और जियांग चेंग से पता था कि विंग कितना बड़ा नौटंकीबाज है। खैर जियांग चेंग बोलता है, देख लिया, इसलिए मैं कह रहा था वो शांति से अपना खाना खाए, यही अच्छा रहेगा। वांग जी अपना सर हाँ मिलाता है। विंग पाउट बनाते हुए बोलता है, कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता। वांग जी विंग की तरफ देखता है और बस हंस पड़ता है। उसने कहा, मैं करता हूँ ना बहुत प्यार। विंग बोलता है, हंसते हुए कौन बोलता है कि मैं प्यार करता हूँ, सीरियसली बोलो। वांग जी अब सबकी तरफ देखता है और गल्प करता है, बोलता है, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत सारा, बहुत 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 सारा। विंग बोलता है, ठीक है, अगर इतना ही प्यार करते हो तो क्या तुम मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते? मुझे तुम्हारे अड्डे पे जाना है, तुम जहाँ पर काम करते हो ना, माफिया वाला, वहाँ जाना है, मुझे वहाँ पर कैद प्रिजनर्स को देखना है। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो ज़रूर दिखाओगे, नहीं करते तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ तुम मुझसे 100% प्यार नहीं करते, 100% प्यार नहीं करते हो, करते होगे 10%। वांग जी को अजीब ही लगता है कि ये क्या बात हुई, तो वांग जी जोश जोश में बोलता है, ऐसे किसने कहा तुमसे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बिल्कुल 100%, इसलिए तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, तुम्हें जहाँ जाना है मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँगा। जियांग चेंग अपने सर पे हाथ मार लेता है। जियांग चेंग इसने कहा, लान वांग जी, तुम बोलने से पहले सोचते नहीं हो, उसने क्या मांगा है, तुमने सोचा एक बार? वांग जी अब सोच में पड़ जाता है कि हाँ, विंग ने मांगा तो बड़ा खतरनाक चीज़ है, अगर प्रिजनर्स ने विंग का चेहरा देखा तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर वांग जी ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं अपनी बात पर अड़ा रहूँगा, विंग अगर जाना चाहता है तो वो ज़रूर जाएगा और देख कर आएगा वहाँ के प्रिजनर्स को, और वैसे भी मैं उन सबको बहुत ही जल्द मारने वाला हूँ। विंग कहता है, हाँ तुम सब लोगों को मारने वाले हो? वांग जी बोलता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है विंग, और यहाँ पर सब लोग जानते हैं ये बात, वो लोग कोई अच्छे इंसान नहीं है, मैं उन्हें जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी ख़त्म करूँगा, और हाँ फिर मैं इन सब चीज़ों से अपना नाम हटा लूँगा, मैं इन सब चीज़ों में अवॉर्ड नहीं रहना चाहता, मैं तुम्हारे साथ में एक खुशहाल ज़िंदगी चाहता हूँ, एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी।
जिसमें तुम मुझे दिन रात परेशान करो अपनी बातों से, अपने कामों से, और मैं तुम्हारे नखरे उठाऊँ। विंग बोलता है मैं नखरे नहीं करता हूँ और ना ही मैं बातें करके बोर करता हूँ। वांग जी बोलता है मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें बोर करूँ मेरी बातों से और तुम मेरे नखरे उठाओ। विंग बोलता है ये कही ना तुमने सही बात, बिल्कुल सही है ना सिचेन गा जो अपना सर बस हाँ में हिला देते हैं। उन्हें बड़ी हंसी आ रही है। जियांग चेंग उनकी तरफ देखता है और उन्हें चींटी काट देता है। सिचेन जो धीरे से बोलता है आ। तभी अंकल चरण बोलते हैं क्या हुआ सिचेन? सिचेन बोलता है कुछ नहीं, लगता है कोई कीड़ा था, ये आई थिंक मच्छर होगा। तभी अंकल चरण बोलता है मच्छर हमारे यहाँ पर? मैं भी देखता हूँ, सर्वेंट से कहूँगा कि यहाँ पर मॉस्किटोज को मारने के कुछ चीज़ें लगा दें जिससे यहाँ के मच्छर मर जाएं। सिचेन अपना सर हाँ में ला देता है और फिर वो बोलता है लगता है काफ़ी बड़ा मच्छर था, मुझे लगता है उस मच्छर को मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा सिचेन जियांग चेंग की तरफ देखते हुए बोलता है। जब लान चरण ये देखता है तो वो बस अपना सर ठोकना चाहता था एक दीवार में। उसके नेफ्यू क्या कर रहे हैं, उसके सामने फ्लर्ट कर रहे हैं, पर उसे बड़ा मज़ा आ रहा है ये देख करके, क्योंकि उसके घर में इतनी रौनक आज से पहले कभी थी नहीं ना, अभी आई है, इसलिए उसे अच्छा लग रहा है। दोनों और जियांग ब्रदर्स ने आके उनके घर में रोशनी ला दी है, जिसकी वजह से अंकल चिरेन दोनों लान ब्रदर्स से ज़्यादा जियांग ब्रदर्स को पसंद करते हैं। खैर अभी वो लोग डिनर करते हैं। डिनर के बाद में सब लोग अपने अपने कमरे में जाते हैं। विंग वांग जी के साथ उसके कमरे में जाता है। जब वो लोग हॉस्पिटल में थे तब वांग जी हॉस्पिटल बेड पे सोता था और विंग काउच पर। काउच भी काफ़ी बड़ा था और वांग जी मना नहीं कर पाता था क्योंकि वो हॉस्पिटल है और वांग जी को रेस्ट की ज़रूरत थी, पर अभी वो दोनों एक ही कमरे में थे। वांग जी का बेड काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं था और ये वांग जी ने अपने लिए बनवाया था, तो वो ऑब्वियसली उतना बड़ा नहीं था। विंग वांग जी की तरफ देखता है और ऑकवर्ड स्माइल करता है। वो बोलता है तुम क्या हम लोग एक ही बेड शेयर करेंगे? तभी वांग जी बोलता है तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है विंग? हमने तो काफ़ी हद तक एक बेड शेयर किया है ना, जब हम उस फार्म हाउस में थे, तुम्हें याद है? विंग अपने कदम पीछे बढ़ा रहा था और वांग जी उसकी तरफ बढ़ रहा था। विंग उल्टे पैरों से पीछे जा रहा था। विंग सोच रहा था कि हाँ वो दोनों थे तो सही, और वो दोनों तो बहुत आगे बढ़ गए थे। विंग सोच रहा था कि क्या पता वो आज कुछ करने वाले हैं। वांग जी की नज़रों में विंग को कुछ तो दिख रहा था, जिसकी वजह से विंग गल्प करता है। वो बोलता है लंजा तुम इंजर्ड हो, तुम्हें याद है ना? वांग जी बोलता है हाँ बेशक, बहुत अच्छे से याद है, मैं इंजर्ड हूँ। ऐसा बोलकर विंग को वो पीछे धक्का दे देता है। विंग जैसे लगता है कि वो गिरने वाला है, उसे चोट लगेगी, पर विंग बेड पर गिरता है। विंग बोलता है तो तुम कितने बुरे हो, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? वांग जी विंग के ऊपर आते हुए बोलता है तुम्हें पनिश करना बहुत ज़रूरी है, तुमने मेरे साथ बहुत मस्ती की है, थोड़ी मस्ती मुझे भी करनी चाहिए ना? विंग बोलता है कौन सी मस्ती? मैंने कोई मस्ती नहीं की है। विंग हकला रहा था। वांग जी एक स्मिर्क करता है। वो स्मिर्क देखकर विंग के तो पसीने छूट रहे थे, पता नहीं है डेविल और क्या करेगा। खैर अभी हम इस चैप्टर को यहीं पे एंड करते हैं। आई नो गाइस आप लोग मुझे गालियाँ देने वाले हो, मैंने बहुत बुरे टाइम पे एंड किया है। खैर मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है और कल से मैं प्रॉपरली सब कुछ हैंडल करूँगी और कल आपको वन शॉट भी मिलेगा। तो चलो आज के पार्ट को एंड करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक टाटा, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।